हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप 3.0 में आपका स्वागत। तो दोस्तों आज के हम लोग इस वीडियो क्लास में पढ़ेंगे एसके झा का एनटीपीसी सीबीटी 2 का टेस्ट सीरीज 2 को। और दोस्तों आपने अभी तक एजुकेशन ग्रुप 3.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एजुकेशन ग्रुप 3.0 को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक बैग में 5 सफेद लाल 7 लाल तथा 8 काली गेंदें हैं। बैग में से 4 गेंद एक एक करके निकालनी है एवं हर गेंद को वापस डाल देनी है। तो चारों गेंदें सफेद निकाले, इसकी क्या प्रायिकता है? तो दोस्तों यहाँ से पहले हम लोग गेंद गिन लेंगे, यानी कि व्हाइट वाला कितना है, व्हाइट वाला गेंद है 5 गो और लाल वाला गेंद है यानी कि रेड वाला 7 गो और काली वाला यानी कि ब्लैक वाला कितना है, ब्लैक वाला गेंद है 8 गो, जिसमें कि 4 गेंद एक एक करके निकालनी है एवं हर गेंद को वापस डाल भी देना है। तो चारों गेंद सफेद निकाले, इसकी क्या प्रायिकता है? दोस्तों यहाँ से कितना गेंद हो जा रहा है, टोटल गेंद हो जा रहा है 5 7 12 और 8 20, टोटल गेंदे हैं 20 गो। लेकिन निकालना किस में से है, निकालना है सफेद में से, कि सफेद की संख्या कितना है 5 में से, और इन्हीं 5 में से 4 बार निकालना है, क्योंकि यहाँ से हो जाएगा ये 5 बटे में 20 गुने में हो जाएगा 5 बटे में 20 गुने में 5 बटे में 20 और गुने में 5 बटे में 20। तो ये दोस्तों हो जाएगा 5 के 20 5 के 20 5 के 20 और ये 5 के 20, इनके यहाँ से हमारा आ जाएगा 1 बटा में 4 गुने 1 बटा में 4 गुने 1 बटा में 4 गुने 1 बटा में 4। तो 4 को 16 16 को 64 और 64 को 256, यानी कि व्हाइट गेंद निकालने की प्रायिकता जो आ गया वो हमारा 1/256 आ गया। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक हौज 9 घंटे में भरता है परंतु इसके तली में एक छेद होने से यह 1 घंटा अधिक लेता है, क्योंकि कोई हौज जो है वो 9 घंटे में भरता है। दोस्तों मान लेते कि ये जो है टंकी वो 9 घंटे में भरता है और छेद होने के कारण यह हौज जो है वो 1 घंटा अधिक लेता है। कोई दूसरा नल भी है जो साथ में चल रहा है निकासी पाइप, तो इसको हौज को भरने में लग रहा है 1 घंटा अधिक, यानी कि 10 घंटा। तो पहले टंकी की क्षमता निकाल लेंगे। तो टंकी की क्षमता निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90, कि टोटल क्षमता या कार्य आ गया 90, जिसमें कि टंकी ए की क्षमता आ गया यहाँ से 10 और टंकी ए और बी की क्षमता आ गया, यानी कि भरने वाला और निकासी करने वाला का आ गया क्षमता यहाँ से 9। तो बोल रहा है कि यदि हौज पूरा भरा हो तो ये छेद कितने देर में हौज को खाली कर देगा, क्योंकि भरने वाला जो है काम कर रहा है वो 10 यूनिट, लेकिन भरने वाला और खाली करने वाला काम कर रहा है 9 यूनिट, क्योंकि यहाँ से भरने वाला काम कर रहा है 10 यूनिट और छेद की काम कर रहा है 1 यूनिट, तभी ये 10 में से एक जगह इनकी 9 यूनिट भरने वाला है। तो वही बोल रहा है कि टंकी है वो हौज को कितने घंटे में खाली कर देगा। यहाँ से छेद के कारण कितने यूनिट पानी निकल रहा है, वो निकल रहा है 1 यूनिट और निकालना कितना है 90 यूनिट। 1 बराबर में हो जाएगा 90, क्योंकि छेद के कारण जो टंकी खाली हो जाएगा वो आ जाएगा 90 घंटा में। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6 7 8 9 5 6 7 4 8 9 5 9 इन आंकड़ों का रेंज ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ से रेंज निकालने के लिए बोला है। तो रेंज बराबर में होता है, रेंज या परिसर बराबर में होता है उच्च सीमा और माइनस का होता है निम्न सीमा। यहाँ से उच्च सीमा सबसे कितना है, इनकी सबसे बड़ा संख्या कौन है, वो है 9 और माइनस का हो जाएगा सबसे छोटी संख्या, कि सबसे छोटी संख्या जो है वो है 4, 9 माइनस हो जाएगा 4। यहाँ से रेंज बराबर में आ गया 5। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हल करें √3 + का 1 बटा में √3 - 1। तो दोस्तों यहाँ से हर पर में करण कर देंगे, यानी कि √3 + का 1 और बटे में √3 - 1। तो इसका हर पर में करण करेंगे तो हो जाएगा √3 + 1 ऊपर का गुना और बटे में हो जाएगा √3 + 1। यहाँ से दोस्तों हम लिख सकते हैं √3 + 1 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं a - b × a + b, यानी कि a² -
बी स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा √3 का स्क्वायर और माइनस किधर से हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2ab 2√3 और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और ये 1 का स्क्वायर 1। कि दोस्तों यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 और 1 4 प्लस का 2√3 और बॉटम में इधर आ जाएगा 2। यहाँ से अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस का √3 और ये बॉटम आ जाएगा 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, इनके यहाँ से हमारा आ गया 2 प्लस का √3। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि एक बहुभुज में 54 विकर्ण है तो उससे भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों बहुभुज की विकर्णों की संख्या यानी कि d बराबर हम जानते हैं कि होता है n इंटू n-3 बटा में 2। यहाँ से विकर्णों की संख्या कितना है 54 है कि 54 बराबर में हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 3n और बटे में ये हो जाएगा 2, इधर n से गुना कर दिए तो ये भागा में इधर जाएगा तो हो जाएगा गुना में कि 54 दिन कितना होता है 108 बराबर में हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 3n। तो 108 किधर कर जाएंगे कि ये 0 बराबर में हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 3n और माइनस का हो जाएगा 108। तो दोस्तों -3n को हम ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसमें जोड़ने और घटाने पर -3n आ जाए और गुना करने पर 108 आ जाए। तो दोस्तों अगर हम इसको करते हैं n स्क्वायर माइनस का 12n और प्लस का 9n और माइनस का 108 करते हैं तो दोस्तों हो जाएगा माइनस का 12n प्लस का 9n यानी कि माइनस का 3n और 12 9 टोटल यानी कि 108 होता है। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 0 बराबर में यहाँ से n कॉमन निकाल लेंगे यानी कि n कॉमन निकाल लिए, यहाँ से बच गया n माइनस का 12 और यहाँ से प्लस का 9 कॉमन निकाल लिए, यहाँ से बच गया n माइनस का 12। यहाँ से 0 बराबर में हो जाएगा n प्लस का 9 और यहाँ से n माइनस का 12 क्योंकि प्लस में तो होगा नहीं तो ये कैंसिल आउट हो गया कि n माइनस 12 बराबर में हो जाएगा 0। तो यहाँ से n बराबर में हो जाएगा 12 कि बहुभुज के भुजाओं की संख्या आ गया 12। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक व्यापारी 15 रुपये प्रति किलो तथा 20 रुपये प्रति किलो भाव की 2 चायों को किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण का भाव 16.50 प्रति किलो हो जाए। यहाँ से अनुपात ज्ञात करना है, यहाँ से दिया है 15 रुपये प्रति किलो यानी कि एक तो है 15 रुपये प्रति किलो और एक तो है 20 रुपये प्रति किलो चाय का दाम और इन दोनों को मिला दिया जाता है किस अनुपात में, तो वो हो जाएगा 16.50। तो यहाँ से ये हो जाएगा 16.50 में से अगर 15 जाएगा तो ये हो जाएगा 1.50 और ये 20 में से 16.50 जाएगा तो यहाँ से बच जाएगा 3.50। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट, दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट और ये 7 5 35 और ये 5 3 15 इनके वो अनुपात आ गया 7:3 कि 7:3 में इस चावल को मिलाया जाएगा तो वो देगा 16.65 रुपया प्रति किलो। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2 cos थीटा बराबर में है x प्लस 1 बटा में x, तो 2 cos 3 थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है 2 cos थीटा का मान दिया है x प्लस 1 बटा में x। तो दोस्तों यहाँ से x का मान रख लेते हैं 1 यानी कि पुट x इक्वल टू 1। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 2 cos थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1 बटा में 1 यानी कि 2, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो दोस्तों यहाँ से आ जाएगा cos थीटा बराबर में 1। तो 1 का मान जो होता है cos थीटा में वो होता है cos 0 डिग्री का मान होता है 1। तो दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू cos 0 डिग्री। तो यहाँ से cos ले cos कैंसिल आउट, इनके थीटा का मान है यहाँ से 0 डिग्री। तो पूछा है 2 cos 3 थीटा इनकी 2 cos 3 थीटा। तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 2 cos 3 गुने में 0 डिग्री। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 2 cos का 0 डिग्री यानी कि 2 cos 0 डिग्री का मान होता है 1 यानी कि 2 गुने 1 बराबर में 2। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन 2 दे रहा है। तो ऑप्शन अगर ए में देखते हैं तो यहाँ से 1 बटा में 2 है इंटू का x क्यू प्लस का 1 बटा में x क्यू। यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा
1 + 1 बट्टा में 1 यानी कि 2, 2 से 2 1 आ जाएगा। ऑप्शन बी में रखते हैं तो ऑप्शन बी में है x³ + 1 बट्टा में x³ यानी कि एक यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 1 के क्यू 1 प्लस का 1 बट्टा में 1 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2। यानी आंसर जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो दोस्तों प्रथम अभाज्य संख्या जो होती है, प्रथम अभाज्य संख्या जो है वह है 2, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है x बराबर में 4, y बराबर में 3 और 3x + 4y बराबर में 12 समीकरणों के ग्राफ से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इनकी पहला दिया है x बराबर में 4 और दूसरा दिया है y बराबर में 3 और इसको समीकरण दिया है 3x + का 4y बराबर में 12। तो दोस्तों इसको हम एक बनाएंगे क्योंकि यहाँ से हो जाएगा 3x बट्टा में 12 प्लस का 4y बट्टा में 12 बराबर में 1, क्योंकि ax + by बराबर में होता है 1। तो दोस्तों निर्देशांक हो जाएगा a × b, यानी निर्देशांक ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एक करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर 12 को हम लोग एक बनाए। यहाँ से ये हो जाएगा 3 चौके 12 और ये 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा x का मान 4 और यहाँ पर y का मान हो जाएगा 3। तो ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा ऐसे। तो ये हो गया x अक्ष और ये x डैश अक्ष, ये y और ये y डैश। यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 3। तो दोस्तों इसको ये मिलाएंगे रेखा, यानी कि ये हो जाएगा ग्राफ, इधर से गुजरेगा 3 और 4 से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगा, ये है 4 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 3। तो दोस्तों पूछा इस ग्राफ का क्षेत्रफल, यानी कि इसका एरिया पूछा है। इसका एरिया हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, यहाँ से 1 बट्टे में 2 गुने बेस, बेस कितना हो जाएगा 4, इनकी 4 गुने हाइट 3, तो ये कर जाएगा 2 दूनी 4, इनकी यहाँ से आ गया 6 इकाई जो आ गया इस ग्राफ का एरिया आ गया। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 60 का कौन सा प्रतिशत 45 है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि 60 का x जो प्रतिशत है वह 45 है। यहाँ से 60 गुने x बराबर में 45, ये 15 थिया 45 और ये 15 चौके 60 और ये 25 चौके 100 कि x बराबर यहाँ से आ जाएगा 25 × का 3 यानी कि 75। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रिजु रेखा 3x + 4y बराबर में 12 के उस अंश की लंबाई कितनी है जो अक्षों के बीच अवरोधन करती है। क्योंकि यहाँ से रिजु रेखा 3x + 4y है, यहाँ से 3x + का 4y बराबर में दिया है 12। तो इसका निर्देशांक ज्ञात किए हैं, x बराबर में ज्ञात किए हैं 4 और y बराबर में किए हैं 3। यहाँ से इसका ग्राफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, ये 4 और ये 3, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया 4 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया 3 और ये रिजु रेखा की अंश की लंबाई पूछा है, यानी कि ये वाला लंबाई पूछा है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट जो होता है, ट्रिपलेट वो होता है 3 4 5 कि लंब बेस और ये हाइपोटेनस। यहाँ से लंब भी है 3, बेस भी है 4 और यहाँ पर क्या मिसिंग है हाइपोटेनस, यानी कि हाइपोटेनस कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3√8 प्लस का √8 इंटू का 8√8 प्लस का 7√8 और माइनस का है 98, तो इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ से दिया है 3√8 प्लस का √8 और गुने का दिया है 8√8 प्लस का 7√8 और माइनस का है 98। तो दोस्तों इसको अगर इसको में गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 3√8 इंटू का हो जाएगा 8√8 और ये प्लस का हो जाएगा 3√8 इंटू का 7√8 और इसको गुना करते हैं इससे तो ये हो जाएगा
अंडर रूट का 8 इंटू का 8√8 और प्लस का ये हो जाएगा 7√8 इंटू का √8 और ये हो जाएगा माइनस का 98। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा 8 को 24 इंटू का √8 इंटू √8 यानी कि 8 और ये प्लस का हो जाएगा 17 21 इंटू का हो जाएगा 8 और ये प्लस का हो जाएगा 8 इंटू का 8 और ये प्लस का हो जाएगा 7 इंटू का 8 और ये माइनस का हो जाएगा 98। तो हो जाएगा 24 8 है 192 और 32 को 2 हासिल 3 8 दूनी 16 और 3 19 यानी कि 192। ये हो जाएगा प्लस का 8 एकम 8 8 दूनी 16 और ये 8 64 और ये 7 8 56 और माइनस को हो जाएगा 98। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 6 4 10 10 8 18 18 2 20 के 0 हासिल 2 5 2 7 6 13 13 6 19 19 और 9 28 के 8 हासिल 2 2 3 और 1 4 इनकी 480 और ये माइनस का हो जाएगा 98। तो 480 में से अगर 98 जाएगा तो ये हो जाएगा 382। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए तथा 65% गणित में पास हुए और 27% दोनों विषय में फेल हुए, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ से अंग्रेजी में पास हुए हैं 70, तो इंग्लिश में कितना फेल हो जाएंगे? इंग्लिश में फेल हो जाएंगे 30 और यहाँ से दिया है कि 65% गणित में पास होते हैं, लेकिन मैथ में पास होते हैं 65, तो फेल कितने होंगे? फेल होंगे 35 और दोनों विषय में कितना फेल हुए हैं? दोनों विषय में फेल हुए हैं 27, इनके मैथ और इंग्लिश में। ये प्रतिशत में हो गया। तो दोस्तों पूछा कि कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से ये सब दिया है, लेकिन ये नहीं दिया कि कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, खाली प्रतिशत में दिया है कितने विद्यार्थी पास हुए या फेल हुए हैं। इनकी यहाँ पर इसको देना चाहिए था कि फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या जो है वो इतना है या टोटल विद्यार्थी इतना है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आंसर आंकड़े अधूरे हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संख्या 174 गुने 182 के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि परिणाम एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए? क्योंकि 174 इंटू का 182 के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए, यानी कि x जोड़ा जाए तो यह बन जा रहा है पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो अगर 174 182 को गुना करते हैं तो यह आ जाएगा 31,668 और इसमें क्या जोड़े, ये हो जाना चाहिए एक तो वर्ग है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम 31,668 को अगर हम देखते हैं तो किसके नज़दीक है? ये नज़दीक है लगभग 178 के। तो 178 के अगर स्क्वायर करके देखते हैं तो 178 इंटू का 178 तो हो जाएगा 8 64 के 4 हासिल 6 8 7 56 और 6 62 के 2 हासिल 6 8 6 14 और ये 7 8 56 6 7 49 49 और 5 54 54 के 4 हासिल 5 7 5 12 और ये हो जाएगा 178। यहाँ से हो जाएगा 4 6 2 8 ये 8 और 8 16 के 6 हासिल 1 7 2 9 और 1 10 10 और 1 11 के 1 हासिल 1 1 और 1 2 और 1 3 31,684 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना है? 31,668 है। कितना संख्या को जोड़ना पड़ेगा? वो संख्या को जोड़ना पड़ेगा 31,668 31,668 को घटाते हैं और 31,684 में तो वो संख्या आ जाएगा 14 में से आ जाएगा 6 और ये 7 में से 6 हो जाएगा 1 और ये कैंसिल आउट। तो वो संख्या जोड़ना पड़ेगा हमको 16। जब संख्या अगर जोड़ देंगे इसके गुणनफल में 16 को तो हमारा आ जाएगा एक तो पूर्ण वर्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माता पिता तथा 2 बच्चों की औसत आयु क्रमशः 30 वर्ष तथा 8 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ से माता पिता का औसत दिया है 30 वर्ष, यहाँ से माता और पिता का दिया है
एवरेज वह दिया है 30 वर्ष। तो इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा 30 इंटू का 2 यानी कि 60 वर्ष। और दो बच्चों की यानी कि दो बच्चों की एवरेज जो दिया है वह दिया है 8 वर्ष। तो इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा 8 इंटू का 2 यानी कि 16 वर्ष। तो पूछा है कि परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों औसत बराबर में हम लोग जानते हैं कि होता है औसत बराबर में टोटल परिणामों का योग और बाटा मतलब टोटल परिणामों की संख्या। यहाँ से टोटल परिणामों का योग यानी कि माता पिता और दो बच्चों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ से एवरेज अगर निकालेंगे पूरे परिवार का तो पूरे परिवार का औसत हो जाएगा टोटल परिणामों का योग यानी कि 60 और 16 और बटा में टोटल परिणामों की संख्या यानी कि माता पिता यहाँ पर है कितने 2, यहाँ पर है बच्चे कितने 2 यानी कि बट्टे में हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 76 बट्टा में 4। ये हो जाएगा दोस्तों 4 एकम 4 3 यानी कि 9 चौके 36। तो टोटल परिवारों के जो औसत आ गया वो आ गया 19 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि 6x² प्लस का 2kx और प्लस का k बराबर में 0 का कोई हल नहीं है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है समीकरण क्योंकि 6x² प्लस का 2kx और प्लस का k बराबर में 0 है। तो दोस्तों कोई हल नहीं है, तो जब कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, तो यहाँ से हो जाएगा d का मान वह 0 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से d बराबर क्या होता है, d बराबर में होता है b² माइनस का 4ac। यहाँ से हो जाएगा b क्या है, तो b है x का गुणांक और a है x² का गुणांक। यानी यहाँ से हो जाएगा b का स्क्वायर यानी कि 2 k का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू का a यानी कि 6 और इंटू का c यानी कि k और ये छोटा होगा 0 से। यहाँ से आ जाएगा 2k का स्क्वायर यानी कि 4k का स्क्वायर और माइनस का जगह 6 चौके 24k और ये छोटा होगा 0 से। यहाँ से आ जाएगा 4k स्क्वायर छोटा होगा ये माइनस का 24k इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 24k यानी प्लस का 24k। जैसे k से k स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ से आ जाएगा 4k छोटा है 24 ले, ये k बराबर यहाँ से आ जाएगा ये 6 चौके 24 k छोटा है 6 से। तो उससे यहाँ से k जो होगा वह होगा 0 से बड़ा लेकिन 6 से छोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक निश्चित मूलधन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 104 रुपया है तथा साधारण ब्याज 100 रुपया बनता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो दिया है 2 वर्ष कैसे दिया है, वह दिया है 100 रुपया। और दोस्तों यहाँ से 1 वर्ष का निकालेंगे ऐसा ही, 1 वर्ष कैसे ही हो जाएगा 100 बटा में 2 यानी कि 50 रुपया जो है और 1 वर्ष का ऐसा ही है। क्या से लिखेंगे 50 50 और यहाँ से सीआई कितना है 104 रुपया, देखिए है 4 रुपया, क्योंकि साधारण ब्याज पर जो ब्याज लगेगा वो हो जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। ये टोटल हो गया पूरा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ये हो गया सीआई। ये दोस्तों ब्याज कितना मिल रहा है दूसरे वर्ष के अंत में, वो मिल रहा है 4 रुपया का, यानी कि ये चार्ज जो है वो 50 का कितना % है। यहाँ से रेट बराबर में हो जाएगा 4 बटा में 50 और गुने का हो जाएगा 100, ये 50 दूनी 100। यहाँ से रेट जो हो रहा है वो हो रहा है 8% का। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति ने 90 कलम खरीदे, इनमें से उसने 40 कलम को 10% लाभ पर तथा शेष को 20% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इन सभी को यानी कि 90 कलम को 15% लाभ पर बेचता तो उसे 10 रुपये कम मिलते, तो प्रत्येक कलम का सीपी बताओ। तो उससे मान लेते यहाँ से 90 कलम का जो दाम है 90 कलम का जो मूल्य है वह है 90 रुपया, जिसमें कि वो 40 कलम को 10% लाभ पर बेच दे रहा है। कि 40 कलम को वो बेच दे रहा है कितने पर दोस्तों, SP1 हो जाएगा, तो वो बेच दे रहा है 10% लाभ पर, क्योंकि 40 का 100 10 बट्टे में हो जाएगा 100,
ये दो जीरो कैंसिल आउट, इनके यहाँ से हल्का बेच रहा है वह 44 रुपया में 40 पेन को, और शेष कलम को यानी कि 90 में से 40 जाएगा तो बचेगा 50 कलम, क्योंकि 50 कलम को वह बेच रहा है कितने में दोस्तों, 20% के लाभ पर, यानी कि 120 बट्टे में 100 पर। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ से आ गया ये 60 रुपया। अब बोल रहा है कि यदि वह इन सभी को यानी कि 90 कलम को बेचता है अगर 15% लाभ पर, क्योंकि इसको अगर बेचता वो 90 को बेचता 15% के लाभ पर, कि एक दूसरे एक कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 9 पाँचे 45, 4 9 4 13, 1 9 और 1 10, यानी कि 1035 बट्टा में 10। तो 10 को हटाएंगे तो यहाँ से एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, यानी कि 103.5 रुपये में इसको बेचता है। और इसको टोटल जोड़ते हैं, इसकी कितना है वो 450 कलमों को जो बेचा है उसका 44 और ये 60, यानी कि 104। तो इन दोनों का जो अंतर दिया है वह दिया है 10 रुपया। तो हमारे अंदर कितना अंतर आ गया, वो आ गया 104 में से अगर 103.5 घटेगा यहाँ से देगा 0.5, और इसी का मान दिया है 10 रुपया, जैसे एक बराबर में हो जाएगा 10 बट्टा में 0.5, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ये 20, यानी कि प्रत्येक कलम का सीपी आ गया 20 रुपया। इसलिए ऑप्शन हम लोग सी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित दूरी तय करने जा रहे दो व्यक्तियों ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। मंजिल तक पहुंचने में ए 20 से 30 मिनट अधिक लेता है, तो ए द्वारा इस दूरी को तय करने में कितना समय लिया गया। यानी कि इनके चालों का अनुपात दिया है, ए और बी की चाल का अनुपात है वो है 3:4। तो टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का टाइम का अनुपात हो जाएगा इन दोनों का व्युत्क्रम, कि 4:3 हो जाएगा। और दिया है कि ए जो है वो 20 से 30 मिनट अधिक समय लेता है, कि इन दोनों को समय का अंतर दिया है 30 मिनट। तो अनुपात में कितना अंतर हो जाएगा, अनुपात में अंतर हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा 1, एक का मान दिया है 30। तो पूछा है कि ए द्वारा इस दूरी को तय करने में कितना समय लिया गया, इनकी 4 का मान पूछा है। जैसे 4 बराबर में हो जाएगा 30 गुने का 4, यानी कि 120 मिनट का। तो 120 मिनट मतलब दोस्तों 2 घंटा, क्योंकि 1 घंटा बराबर में होता है 60 मिनट, तो 120 मिनट बराबर में हो जाएगा 2 घंटा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रॉकेट लॉन्च पैड से 3 किलोमीटर की दूरी से आपको 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर रॉकेट दिखाई देता है, तो रॉकेट की ऊंचाई कितनी है। कि रॉकेट लॉन्च पैड है, तो मान लेते कि रॉकेट लॉन्च पैड जो है वो यहाँ पर है, और हमको दिखाई दे रहा है 3 किलोमीटर की दूरी पर, और वो भी 30 डिग्री के कोण पर। यहाँ से दिया 3 किलोमीटर, तब पूछा रॉकेट की ऊंचाई क्या है, इनकी ये रॉकेट की ऊंचाई कितना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 30 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वह होता है 1, और नीचे वाला होता है √3, और ये होता है 2। यहाँ से √3 का मान दिया है, कि √3 का मान दिया है 3, तो 1 बराबर में हो जाएगा 3 बट्टा में √3, तो ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3 √3 बट्टे में ये 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, कि 1 का मान आ गया √3। तो यही पूछा है कि रॉकेट की ऊंचाई कितनी है, कि ये वाला दूरी पूछा है, यहाँ से 1 है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा √3 आया है, कि रॉकेट की ऊंचाई जो है, रॉकेट की हाइट वो है √3 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 15 घंटे का कितना प्रतिशत 18 सेकेंड है। तो दोस्तों मान लेते कि 15 घंटे का x प्रतिशत जो है वो 18 सेकेंड है, कि 15 घंटा है, इसको सेकेंड में बदलेंगे तो गुना करेंगे 60 से, फिर करेंगे गुना 60 से। घंटा है ये मिनट में हो गया और ये सेकेंड में हो गया, क्योंकि 1 घंटा बराबर में होता है 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर में होता है 60 सेकेंड। और ये मान लेते कि x प्रतिशत बराबर में है, यानी कि 18 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 2 0 कैंसिल आउट, और ये 6 18, और ये 3 दूनी 6, यहाँ से आ गया 15 दूनी 30 गुने का x बराबर में 1, यानी कि x बराबर में आ गया 1 बट्टा में 3,
प्रतिशत। इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर में 4/3 है तो sin थीटा प्लस का cos थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर में होता है लंब बटा में आधार, और इसका मान दिया है 4/3। यहाँ से कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 5, क्योंकि ट्रिपलेट होता है 3 4 5। यहाँ से बेस और हाइट दे दिया है तो हाइपोटेनस हो जाएगा 5, यानी कि कर्ण हो जाएगा 5। और यहाँ से पूछा है साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा का मान। तो साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर में होता है लंब बटा में कर्ण, और कॉस थीटा बराबर में होता है आधार बटा में कर्ण। यानी कि लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5, प्लस का 3 बटा में हो जाएगा 5, तो ये 5 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ से हो गया 4 प्लस का 3, यानी कि 7/5। साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा का मान आ गया 7/5। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हेरी यहूदी से 15 वर्ष छोटा है। आज से 13 वर्ष बाद यहूदी की उम्र हेरी की वर्तमान उम्र की दोगुनी होगी। तो हेरी की वर्तमान उम्र क्या है। तो दोस्तों इसको ऑप्शन से बनाते हैं कि अगर ऑप्शन ए को देखते हैं, ऑप्शन ए में है 2 वर्ष, यानी कि हेरी की उम्र है 2 वर्ष। तो जब दोस्तों ये हेरी की उम्र हो जाएगा 2 वर्ष, तो यहूदी कितना हो जाएगा, यहूदी की उम्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा हेरी से 15 वर्ष, यानी कि यहूदी का उम्र हो जाएगा 17 वर्ष। ठीक है, अब बोले कि 13 वर्ष बाद, तो 13 वर्ष दोनों में जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 13 प्लस का, और ये हो जाएगा प्लस का 13, तो 13 2 15, और ये 13 और 17 ये हो जाएगा 30। यहूदी की उम्र हेरी की वर्तमान उम्र की दोगुनी होगी, कि यहूदी की उम्र जो है वो हेरी की उम्र का दोगुना है, कि 15 का ये दोगुना है। तो ये सही हो जा रहा है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा 2 वर्ष, क्योंकि हेरी की वर्तमान उम्र जो है वो है 2 वर्ष, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 2 गहनों के आयतनों में 27:1 का अनुपात है तो इनके भुजाओं अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया 2 घनों के आयतनों में अनुपात, यानी कि घनों का आयतन दिया है, घनों का आयतन का अनुपात दिया है, वह दिया है 27:1। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि घन का आयतन जो होता है वह होता है भुजा क्यूब, क्योंकि A1 का क्यूब अनुपात का A2 का क्यूब, वो दिया है 27:1। यहाँ से पूछा है इनके भुजाओं में अनुपात क्या है, यानी कि A1 और A2 का अनुपात क्या है। यहाँ से A1 अनुपात का A2 बराबर हम लिख सकते हैं, ये क्यूब है इधर जगह तो हो जाएगा क्यूब रूट, यानी कि ये क्यूब रूट 27:1। यहाँ से A1 अनुपात A2 बराबर लिख सकते हैं 27 के क्यूब रूट यानी कि 3, और 1 का क्यूब रूट यानी कि 1, इनके उनके भुजाओं का अनुपात जो है वो 3:1 है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 6/3/4 वर्षों में 924 रुपए हो जाती है, तो आरंभ में कितनी राशि जमा की गई थी। इनके यहाँ से दिया है अमाउंट बराबर में दिया है 924, और रेट बराबर में दिया है 8%, और टाइम दिया है वह दिया है 6/3/4, 6 चौको 24 और 3 27/4 वर्ष। तो दोस्तों हम जानते हैं कि एसआई बराबर में होता है अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन। यहाँ से एसआई बराबर में हो जाएगा अमाउंट कितना है 924, और ये प्रिंसिपल, यानी कि 924 माइनस का प्रिंसिपल बराबर हम लिख सकते हैं साधारण ब्याज बराबर में होता है PRT, यानी कि P गुने R कितना है 8, T कितना है 27/4, यानी कि ये हो जाएगा 400। ये दोस्तों हो जाएगा 8 5 40 यानी कि 50। इस 50 को इधर से ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा गुना में, कि 924 इंटू का 50 और माइनस की इधर हो जाएगा 50P, और ये हो जाएगा बराबर का 27P। यहाँ से 924 इंटू का 50 बराबर हम लिख सकते हैं 27P, और ये प्लस का हो जाएगा 50P। तो 50 और 27 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 77P, यानी कि 924 इंटू का 50 बराबर में 77P,
पी, तो इसको कटाएंगे 11×7 = 73 और इसको 11×8 = 88, 4 11 चौक 44 और ये वर्ष थे 84 और ये 12×5 = 60, इनकी पी बराबर में यहाँ से आ गया 600 रुपया की प्रारंभिक राशि जो था वह था 600 रुपया। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में ए बी एवं सी डी दो समांतर जीवाओं की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी यदि वे केंद्र के विपरीत तरफ है। क्योंकि एक वृत्त में दो जीवाएं हैं और वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ से एक तो वृत्त खींच लेंगे, ये हो गया हमारा एक तो वृत्त जिसमें का ये केंद्र हो गया और दोनों जीवाएं जो है वह केंद्र के विपरीत है, यानी कि ये हो गया यहाँ से ये ए बी जीवा और ये हो गया एक तो सी डी जीवा, इसमें कि ए बी की लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है 8 सेंटीमीटर और सी डी की लंबाई दिया है वह दिया है 6 सेंटीमीटर, कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है 6 सेंटीमीटर और वृत्त का त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से वृत्त के केंद्र से लेकर परिधि के बीच की दूरी दिया है 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और पूछा है कि इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें, कि ये वाला दूरी पूछा है। तो दोस्तों यहाँ से एक तो लंब भी चलेंगे, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो होता है वो होता है 90 डिग्री के बराबर और ये जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है लंब। ये हो जाएगा 3 और ये भी हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4। तो दोस्तों हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट जो होता है वो होता है 3 4 5, क्योंकि हाइपोटेनस हो जाएगा 5 और ये लंब या आधार कोई भी हो सकता है। तो यहाँ से हाइपोटेनस है 5 और यह है 4, यानी कि यहाँ पे क्या मिसिंग है 3 है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 और यहाँ से कितना है 3 5 यानी कि 4 मिसिंग है, तो यहाँ से हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से टोटल दूरी कितना हो जाएगा 4 और 3 7, यानी कि दोनों जीवाओं की बीच की दूरी आ जाएगा, बीच की दूरी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिमांशी ने एक टी शर्ट इसके अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदा। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते कि अंकित मूल्य जो है टी शर्ट का वह है 100 रुपया, जिसमें कि वो डिस्काउंट पे खरीद रही है। कितना डिस्काउंट दे रहा है 20% की, इस 100 का अगर 20% निकालेंगे तो हो जाएगा 20, इनकी 20 रुपये कम पर खरीद रही है हिमांशी, कि हिमांशी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 80 रुपया, परंतु इस अंकित मूल्य पर बेच दिया और ये हिमांशी जो है वह हिमांशी बेच दे रही है वह अंकित मूल्य पर यानी कि 100 रुपया पर, तो उसका एसपी कितना हो जाएगा 100 रुपया। तो पूछ रहा है कि इस पूरे लेन देन में इसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, क्योंकि लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है, तो कितना में खरीद रही है 80 में, लेकिन बेच रही है 100 में, तो ऐसे कितना का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है 20 रुपया का, कि प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपया का और किससे हो रहा है 80 रुपये से, और गुने में हो जाएगा 100, ये कट जाएगा 4 बार में और ये कट जाएगा 25 बार में, क्योंकि हिमांशी का लाभ प्रतिशत यहाँ से आ गया 25%। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो ट्रेनें किसी खंबे को क्रमशः 4 और 6 सेकंड में पार करती है, तो ज्ञात करें कि वे परस्पर एक दूसरे को एक दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेगी अगर उनकी चाल का अनुपात 7:9 है। क्योंकि यहाँ से दिया है दो ट्रेन की चालों का अनुपात दिया है वह दिया है 7:9 और टाइम का अनुपात दिया है 4:6 सेकेंड। तो दोस्तों हम जानते हैं कि चाल बराबर में होता है दूरी बटा में समय, यहाँ से दूरी बराबर में हो जाएगा चाल गुने में समय, यहाँ से दूरी निकाल देंगे कि पहले ट्रेन की दूरी और दूसरे ट्रेन की। तो दोस्तों यहाँ से डिस्टेंस का अनुपात हो जाएगा 4 चौक 28 और ये 9 छके 54। तो दोस्तों ये एक ही दिशा में पार कर रही है, क्योंकि पहली ट्रेन जो जा रही है वो इस दिशा में जा रही है और दूसरी ट्रेन भी इसी दिशा में जा रही है। तो इन दोनों का रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा यानी कि चाल वो हो जाएगा इन दोनों का अंतर, यानी कि 9 में से 7 जाएगा 2, कि 2 बराबर में हो जाएगा। ये जो पार करेगी वो अपने लंबाई के जो के बराबर का पार करेगी, यानी कि 28 प्लस का 54 और बटा में यहाँ से हो जाएगा 3, यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 2 बराबर में 28 और 54, यानी कि ये हो जाएगा
84 और बटे में टी, यहाँ से ये दोस्तों कर देगा 42 बार में, कि टी बराबर में आ गया यहाँ से 42 सेकेंड। यानी कि ये दोनों ट्रेनें जो है वो एक दूसरे को 42 सेकेंड में पार कर लेगी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 4, 8, 12 तथा 16 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? क्योंकि 4, 8, 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा? तो दोस्तों अगर 4, 8, 12 का एलसीएम निकालेंगे तो पहले करेंगे देखें कि ये कौन सी संख्या जो है वो अधिक संख्या को काट रही है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ से करते हैं 24, तो 24 जो है वो 4 को भी काटेगी, 8 को भी काटेगी और 12 को भी काटेगी। 24 जो है 16 को कितना बार में काटेगी? यानी यह हो जाएगा 8 3 24 और ये 8 दूनी 16, इनके यहाँ पर बच रहा है 2। तो इस 2 को गुना करेंगे इसमें, देखिए इसका फाइनली हमारा एलसीएम आ जाएगा, वो आ जाएगा 24 दूनी 48, यानी कि 4, 8, 12, 16 का एलसीएम आ गया 48। अगर दोस्तों ऐसा आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसको गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, यानी कि 4, 8, 12 और 16, तो इसका गुणनखंड करेंगे ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और ये 4 दूनी 8। फिर 2 से गुना करेंगे 1, 1, 3 और 2, तो कितना हो गया? अब नहीं कटेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 के 24 दूनी 48, यानी कि यहाँ से भी आ जाएगा 48। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि कोई रेखा बिंदु 3, -18 से होकर जाती है तो उस रेखा का निम्न में से कौन सा समीकरण हो सकता है? क्योंकि x का मान यहाँ से दिया है 3 और y का मान दिया है -18, और ये दोस्तों जिस समीकरण में, तो दोस्तों यहाँ से जिस ऑप्शन में इसका मान जो हो जाएगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, तो वही हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन ए में अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन ए में y प्लस का 7x और माइनस का है 3 बराबर में 0, तो y का मान कितना है? -18 है, और प्लस का 7 इंटू का x का मान 3 और ये माइनस का 3 बराबर में 0, कि -18 प्लस का 77 21 और माइनस का 3, तो -18 और -3 ये हो जाएगा -21 और ये प्लस का 21 बराबर में 0, कि प्लस और माइनस यहाँ से हो जाएगा 0 बराबर में 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है और सी ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। तदनुसार यदि सी अकेला एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है तो ए बी तथा सी तीनों मिलकर वही कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि बी की कार्य क्षमता जो है, बी की कार्य क्षमता है 4, तो ए की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? ए की कार्य क्षमता हो जाएगा बी की आधी यानी कि 2, और सी जो है वो ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। इसकी सी की कार्य क्षमता आ जाएगा इन दोनों का आधा, कि 4 और 2 6, 6 का दिया 3, इनकी सी की कार्य क्षमता आ गया 3, और सी जो है वो एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। ऐसे टोटल कार्य निकाल लेंगे, टोटल कार्य बराबर में हो जाएगा 3 गुने में 20, यहाँ से आएगा टोटल वर्क 60 यूनिट। तो पूछा है कि तीनों अगर मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? यानी तीनों की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है? 4 है, 2 है और 3 है, यानी 4 2 6 3 9, कि 9 बराबर में हो जाएगा 60, ऐसे 1 बराबर में हो जाएगा ये 20 60 और ये 3 के 9, यानी यहाँ से आ जाएगा 20 बटे में 3 दिन, तो 20 बटा 3 दिन को लिख सकते हैं दोस्तों 6 सही 2 बटा में 3 दिन, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कर देंगे 6 सही 2 बटा में 3 दिन में। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1 बटा में 1 गुने 2 प्लस का 1 बटा में 2 बटा में 3 और प्लस का 1 बटा में 3 गुने 4 प्लस का 1 बटा में 4 गुने 5 और प्लस का 1 बटा में 5 गुने 6 का योग क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ से दिया है 1 बटे में 1 गुने में 2 प्लस का 1 बटे में 2 गुने में 3 प्लस का 1 बटे में 3 गुने में 4 और प्लस का 1 बटे में 4 गुने 5 प्लस का 1 बटे में 5 गुने में 6, इनका योगफल पूछा है।
ये हो जाएगा 1/2 में 2 गुने 1 यानी कि 2, प्लस का 1/2 में 6, प्लस का 1/2 में 12, प्लस का 1/2 में 20 और प्लस का 1/2 में 30। तो दोस्तों इन सभी का एलसीएम हो जाएगा 60। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा ये 30 दूनी 60 यानी कि 30, प्लस का ये 6 दाम में 60, प्लस के 12 पाँचे 60, प्लस के 20 तिहाई 60, प्लस के 30 दूनी 60। ये हो जाएगा 3 2 5, 5 10, 10 और 10 20, 20 और 30 50, कि 50/में 60। ये दोस्तों हो जाएगा 5/6। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इनके यहाँ से दिया है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई। ये हो गया हमारा लंबवृत्तीय शंकु, जिसकी ऊंचाई दिया है, तिर्यक ऊंचाई वो दिया है 13 सेंटीमीटर और त्रिज्या पूछा है, यानी कि ये वाला मान पूछा है और इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में होता है पाई आर इंटू का एल प्लस आर। ये हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसी का मान दिया है 90 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल आउट, इनके यहाँ से आ जाएगा आर इंटू का एल प्लस का आर बराबर में 90। यहाँ से एल का मान कितना है, दिया है 13 सेंटीमीटर, क्योंकि आर इंटू का हो जाएगा 13 प्लस का आर बराबर में 90। ये हो जाएगा 13R प्लस का आर स्क्वायर बराबर में 90। यहाँ से हम लिख सकते हैं 13R प्लस का आर स्क्वायर माइनस का 90 बराबर में 0। तो दोस्तों इस 13 को हम ऐसा तोड़ेंगे कि इसके जोड़ने और घटाने पर आ जाएगा 13, लेकिन गुना करने पर आ जाना चाहिए 90। तो दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको आर स्क्वायर प्लस का 18R और माइनस का 5R और माइनस का 90 बराबर में 0, क्योंकि 18 5 90 हो जाएगा और प्लस का 18 और माइनस का 5 यानी कि 13 हो जाएगा प्लस का। यहाँ से R कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा R प्लस का, यहाँ बचेगा 18 और यहाँ से अगर माइनस 5 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा R प्लस का 18 बराबर में 0। यहाँ से R का मान 2 आ गया, R माइनस 5 एगो R प्लस का 18 बराबर में 0। यहाँ से R माइनस 5 है तो यहाँ से R का मान हो जाएगा 5 और यहाँ पर R प्लस 18 है, इनके यहाँ से R का मान हो जाएगा माइनस का 18। तो माइनस वाला चिन्ह होगा नहीं तो ये कट गया, इनकी R बराबर आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। या दोस्तों इसको ऐसे ही बना सकते हैं, यहाँ से दिया है ये 13 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई और ये दोस्तों निर्माण कर रहा है एक समकोण त्रिभुज का। इनके यहाँ से अगर इसको काटते हैं, यहाँ से ये वाला, यहाँ पर ये दिया 13, ये दोस्तों हो जाएगा ट्रिपलेट, इनकी 5 12 13। यहाँ से पूछा है त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा यहाँ से या तो 5 या 12। तो यहाँ से ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे, तो ऑप्शन में है 5, यानी कि यहाँ से त्रिज्या हो जाएगा इसका ये 5 और ये हो जाएगा 12, यानी कि यहाँ से ये हो जाएगा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ऐसे भी हम बना सकते हैं या इतना बड़ा भी हम इसको बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अजय, केशव और विजय ने एक व्यापार में क्रमशः 8,000 रुपये, 4,000 रुपये और 8,000 रुपये लगाए। अजय 6 महीने बाद अलग हो गया। यदि 8 महीने बाद 4,000 रुपये का लाभ हुआ तो केशव का हिस्सा लगभग कितना होगा। क्योंकि अजय, केशव और विजय हैं, ये अजय, केशव और विजय हैं और इनके राशि का कितना है, वो है 8,000, 4,000 और 8,000, जिसमें कि अजय 6 महीने बाद अलग हो जा रहा है। अजय का राशि कितने महीने तक अलग लगता है, अजय का राशि लगता है 6 महीने तक। किधर गुना करेंगे 6, और ये कितने महीने के लिए लगाया जाता है, यह लगाया जाता है 8 महीने बाद 4,000 रुपये का लाभ हो, यानी कि 8 महीने तक राशि लगता है। तो केशव का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 महीने का इसका पूरा लगेगा और विजय का भी लगेगा 8 महीने के लिए, यानी कि पूरे महीने के लिए। तो ये दोस्तों हो जाएगा 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट और ये 2 चौके 8, ये 2 दूनी 4 और ये 2 चौके 8 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और ये दोस्तों हो जाएगा 3 दूनी 6,
4 दूनी 8 और ये 4 दूनी 8। यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6 अनुपात का 4 अनुपात का 4 दूनी 8। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा ये 3 दूनी 6 2 दूनी 4 और ये 4 दूनी 8। कि इन दोनों का लाभों का अनुपात आ गया 3 अनुपात 2 अनुपात 4। और इसी अनुपात का दिया है हमारा कितना दोस्तों, यह दिया है 4000 रुपया। बराबर में हो जाएगा 4000 के अनुपात में जो हो जाएगा 4 और 2 6 और 3 9। 9 बराबर में हो जाएगा 4000 रुपया। तो एक बराबर में हो जाएगा 4000 बटे में 9। तब पूछा है केशव का, तो केशव का अनुपात में कितना है 2 है। कि 2 बराबर में हो जाएगा 4000 इंटू का 2 और बटे में हो जाएगा 9। ये हो जाएगा 4 दूनी 8000 बटे में 9। ये दोस्तों हो जाएगा 9 वाट 72 8 9 वाट 72। ये भी 9 वाट 72 और ये 9 वाट 72 यानी कि 888.88। तो दोस्तों इसके सकते हैं 890 रुपया। केशव का हिस्सा आ गया लगभग 890 रुपया। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक आदमी नदी के प्रवाह के विपरीत 13 किलोमीटर और नदी के प्रवाह की दिशा में 28 किलोमीटर नाव चलाता है, ठीक है, तो दोनों ही अवस्था में 5 घंटे का समय लगता है, तो नदी की धारा की गति कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ से धारा की दिशा में कितना है, धारा की दिशा में ये हो जाएगा चाल धारा की दिशा में, दोनों चालों का योग इनकी नाव की चाल प्लस का धारा की चाल, यानी कि x प्लस का y बराबर में हो जाएगा 28 किलोमीटर दूरी तय करने में लग रहा है इसको 5 घंटे का समय। और धारा की विपरीत दिशा में, कि धारा की विपरीत कितना लग रहा है, क्योंकि x माइनस वाई कितना लग रहा है, वो लग रहा है 13 किलोमीटर दूरी तय करने में 5 घंटा। जब पूछा है धारा की गति, तो धारा की गति बराबर में होता है धारा के दिशा में जो चाल होगा, क्योंकि धारा की दिशा में चाल और माइनस का धारा की विपरीत दिशा में चाल और बटा में हो जाएगा 2। कि धारा के दिशा में कितना चाल है, वो है 28 बटा में 5, ये 28 बटा में 5 और माइनस का हो जाएगा धारा के विपरीत दिशा में 13 बटे में 5 और बटे में हो जाएगा 2। तो ये 5 एलसीएम हो जाएगा कि 5 और ये हो जाएगा 28 माइनस का 13 बटे में 2। तो ये दोस्तों हो जाएगा 28 में 13 जाएगा, ये हो जाएगा 15 बटे में 5 बटे में 2, तो ये 15। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 3 बटे में 2, यहाँ से आ जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कि धारा की गति जो आ गया वो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपने अभी तक एजुकेशन ग्रुप 3.0 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास का हम यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।